बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाह फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुशामदीद। मैं हूं अब्दुर्रहमान। हम लोग पढ़ रहे हैं फ़िज़िक्स। एग्जांपल्स कुछ हैं वो हम सॉल्व करेंगे। 12 चैप्टर की थर्ड एग्जांपल जो है वो हम सॉल्व करेंगे। पहली दो एग्जांपल्स हमने पिछले लेक्चर्स में सॉल्व कर ली थी जी। इस थर्ड एग्जांपल में वो पूछ रहा है, टू अपोजिट पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2d। दो अपोजिट पॉइंट चार्जेस हैं, एक का नाम, एक की वैल्यू पॉजिटिव q है, एक की वैल्यू नेगेटिव q है। नेगेटिव क्यों कहा? क्योंकि उसने अपोजिट कहा। और इन दोनों चार्जेस का दरमियानी डिस्टेंस 2d है, ये दिया हुआ उसने। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट p मिड वे बिटवीन देम। हमें उन दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, मिड पॉइंट के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर डाटा लिख दिया कि पहले चार्ज को हमने Q का नाम दे दिया, दूसरे चार्ज को नेगेटिव Q का नाम दे दिया। उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2d हमने जो है वो लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है एट मिड पॉइंट, उसको हमने v से रिप्रेजेंट किया, वो हमने फाइंड करना है चार्जेस के दरमियान। तो हमने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मिड पॉइंट पे दोनों चार्जेस के पोटेंशियल को ऐड करेंगे। पोटेंशियल का कल फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था KQ ओवर R। R की जगह पर यहाँ पे D क्यों लिखा? क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2d है। ये देखें, ये टोटल डिस्टेंस दोनों चार्जेस का 2d है और हमें मिड पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इस मिड पॉइंट का इस चार्ज से फासला भी d होगा और इस मिड पॉइंट का इस चार्ज से फासला भी d होगा। तो इसलिए हमने पोटेंशियल के जो फॉर्मूले लिखे हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए KQ ओवर d लिख दिया। कल हमने R पढ़ा था, R की जगह पे d लिख दिया। नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल के लिए हमने K और Q के साथ नेगेटिव लिख दिया और साथ में d लिख दिया डिवीजन में। अब इस V पॉजिटिव और V नेगेटिव की वैल्यूज पुट की। इसकी जगह पर क्या लिखा? KQ ओवर d। और इस भी नेगेटिव की जगह पर हमने क्या लिखा? K इंटू नेगेटिव Q ओवर d। ये प्लस और माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई हुए तो माइनस हो गए। KQ ओवर d और ये नेगेटिव का KQ ओवर d, ये दोनों आपस में क्या हो गए? कट गए। तो हमारे पास टोटल जो पोटेंशियल आया वो ज़ीरो के बराबर है। तो हमने कहा सो द पोटेंशियल एट P ड्यू टू अपोजिट चार्जेस इज ज़ीरो। अपोजिट चार्जेस की वजह से मिड पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है उसको हम क्या कहना है? ज़ीरो। तो पोटेंशियल ज़ीरो होगा। तो याद रखिएगा, अपोजिट चार्जेस की वजह से मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ज़ीरो होता है, लेकिन अपोजिट चार्जेस की वजह से मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही हैं और नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। तो पोटेंशियल फिर क्यों ज़ीरो हो गया? इस पॉइंट पे पोटेंशियल इसलिए ज़ीरो हो गया कि जितना इस चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पर मिल रहा है उतना ही इस चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे मिल रहा है। उस पॉजिटिव और नेगेटिव को जब जमा किया, आंसर हमारे पास ज़ीरो आ गया। इसके बाद जो है वो 12.4 है, अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2e falls through a potential difference of 3 volt. Calculate the energy acquired by it. Acquired mean gain. एक पार्टिकल जिसका चार्ज 2e है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बकदर उसका चार्ज है, वो 3 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में फॉल करता है। तो आप ये फाइंड करें कि उसने एनर्जी कितनी गेन की है। हमने लिखा Q इज इक्वल टू 2e, डेल V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 3 वोल्ट। ये हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे भी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है वर्क डन के, और वर्क बराबर होता है Q इंटू डेल V के। ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ये कहाँ पे हमने पढ़ा? ये तो हमने 4th चैप्टर में भी पढ़ा था, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो डेल के इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क का फॉर्मूला है Q डेल V के। Q की जगह पर 2e लिख दिया और डेल V की वैल्यू 3 वोल्ट दी हुई है, वो लिख दी। 3 टू द 6 इलेक्ट्रॉन, और ये वोल्ट वैसे ही आ गया। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जूल के। और ये हमने डेल के ई वैसे ही लिखा, 6 वैसे ही लिखा, EB की जगह पर हमने उसकी वैल्यू लिख दी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और ये हमारे पास आ गया। तो इस तरह हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 9.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जूल आ गया।
अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक यूनिट है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करवाया जाए तो जितनी एनर्जी वो गेन या लॉस करता है उसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो ये हमने डेफिनेशन लिखी भी है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड मीन गेन, हासिल करना, एनर्जी की वो मिकदार जो हासिल करता है, और लॉस्ट या जो खोता है, खो देता है। तो कौन खो देता है? इलेक्ट्रॉन। जब एज इट इज ट्रेवर्सिस का मतलब होता है गुजरना। जब वो गुजरता है, कहाँ से गुजरता है? पोटेंशियल डिफरेंस से। अब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं फिर रिपीट करता हूँ, एनर्जी की वो मिकदार जो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, एक्वायर्ड मीन हासिल करना, लॉस्ट मीन जो वो खो देता है, यानी खोता है। तो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन हासिल करता है या खो देता है, कब खो देता है? जब वो ट्रेवल करता है, जब वो गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस से जिसकी वैल्यू 1 वोल्ट हो, उस एनर्जी को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। फर्ज करें मैंने ये एक बैटरी ड्रॉ की है, इसके साथ बैटरी के साथ सेल के साथ मैंने एक बल्ब लगाया। बैटरी क्या करती है? पॉजिटिव चार्जेस को वर्क करके लोअर से हायर पोटेंशियल पे लेके जाती है, और वो चार्जेस यहाँ से उनके पास जब वर्क करती है बैटरी चार्जेस के ऊपर, तो चार्जेस एनर्जी गेन कर लेते हैं, एनर्जी हासिल कर लेते हैं। वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बनती है जब इधर आते हैं। वो अपनी काइनेटिक एनर्जी बल्ब को देते हैं, लाइट एनर्जी में तब्दील होती है, और यहाँ से दोबारा वापस वो खाली होकर आ जाते हैं। बैटरी फिर वर्क करती है और उनको पोटेंशियल एनर्जी, उस बैटरी का किया जाने वाला वर्क चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। चार्जेस जब मूव करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनती है? काइनेटिक एनर्जी। जब वो किसी अप्लायंस में से गुजरते हैं तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को जो है वहाँ पर डिलीवर कर देते हैं। जिस तरह बल्ब है तो यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये Q को हम उधर ले गए, तो डेल U इज इक्वल टू Q डेल V। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था फॉर्मूला, डेल U इज इक्वल टू Q डेल V। अब ये पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया कि बैटरी ने दी है चार्जेस के ऊपर वर्क करके उनको, और जब चार्जेस आउटर सर्किट में मूव करते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी ही क्या बन जाती है? काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बायस बन जाती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, और फॉर्मूला वही Q डेल V। अब Q की जगह पर 1E क्यों लिखा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की मैग्नीट्यूड 1E होती है। डेल V की जगह पर 1 वोल्ट इसलिए लिखा क्योंकि हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो इस Q की जगह पर हमने 1E लिख दिया, इस डेल V की जगह पर 1V लिख दिया। आगे इनकी वैल्यूज लिख दी। E की जगह पर उसकी वैल्यू क्या थी? 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम, वो लिख दी हमने, कूलम भी साथ में लिखा। और ये वोल्ट का ये V वैसे आ गया। तो हमने ये पढ़ा था वोल्ट बराबर होता है जाउल पर कूलम के, कूलम को उधर ले गए, कूलम मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट जाउल के बराबर आ गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आ गया 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19, और इसकी जगह पर जाउल आ गया। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जाउल के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक छोटा यूनिट है और जाउल एक बड़ा यूनिट है। ऐसा यूनिट जो है वो जाउल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का ऐसा यूनिट नहीं है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारा एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का टॉपिक है, यह शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस में हमने मुवाजना करना है, कंपैरिजन मीन मुवाजना। तो सबसे पहले तो सिमिलैरिटीज डिस्कस कर लेते हैं। तो बोथ ऑफ देम आर कंजर्वेटिव एंड बेसिक फोर्सेस। इलेक्ट्रिक भी और ग्रेविटेशनल भी, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस भी हैं और ये बेसिक फोर्सेस भी हैं। कंजर्वेटिव कौन सी होती हैं? चौथे चैप्टर में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ऐसी फोर्स जिसकी वजह से किया जाने वाला वर्क पाथ फॉलोड पे, इख्तियार किए गए रास्ते पे डिपेंड न करे, उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। या ऐसी फोर्स जिसकी वजह से किया जाने वाला वर्क अलोंग द क्लोज पाथ जीरो आ जाए, उसको भी हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ये फोर्थ चैप्टर में हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। और बेसिक फोर्स कौन सी होती है? बेसिक फोर्स वो फोर्स होती है जिसके ओरिजिन का किसी को पता नहीं है, हम उसको बेसिक फोर्स कहते हैं, बुनियादी फोर्स। तो इलेक्ट्रिक भी और ग्रेविटेशनल भी, ये दोनों बेसिक फोर्सेस भी हैं और दोनों कंजर्वेटिव भी हैं। कंजर्वेटिव इसलिए कि इनकी वजह से किया जाने वाला वर्क इख्तियार किए गए रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, या अलोंग द क्लोज पाथ जो है वर्क ज़ीरो आता है इन दोनों की फोर्सेस की वजह से।
और बेसिक फोर्सेस इसलिए हैं इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल के इनके ओरिजिन का किसी को भी पता नहीं है। अच्छा, इनके एग्जिस्टेंस को एज इट इज माना जाता है। बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं, फॉलो करती हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ है क्या कि जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा उसके स्क्वायर के लिहाज से फोर्स कम होगी, जैसे ही डिस्टेंस कम होगा उसके स्क्वायर के लिहाज से फोर्स ज़्यादा होगी। यानी अगर दो चार्जेस या दो मैसेज को एक दूसरे के करीब लेके आएँ तो फोर्स बढ़ जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स मैसेज के दरमियान बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के दरमियान बढ़ जाएगी। और अगर दो चार्जेस या दो मैसेज को एक दूसरे से दूर लेके जाएं तो उनका दरमियानी फासला आर बढ़ेगा, आर के स्क्वायर के लिहाज से फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ग्रेविटी की भी और इलेक्ट्रिक भी। अगर चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर मैसेज हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, अब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। बोथ फोर्सेस ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दोनों फोर्सेस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी फॉलो करती हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, एक चार्ज के इर्द गिर्द जो है वो 3-4 चार्ज पड़े हैं। अब टोटल फोर्स जो पहले वाले चार्ज पे हमने फाइंड करनी है तो वो बराबर होगी पहले वाले चार्ज पे जो दूसरा चार्ज फोर्स लगा रहा है प्लस पहले वाले चार्ज पे जो तीसरा चार्ज फोर्स लगा रहा है प्लस पहले वाले चार्ज पे जो चौथा चार्ज फोर्स लगा रहा है। यानी अगर टोटल 4 जो है वो चार्जेस हैं और हम पहले चार्ज पे फोर्स फाइंड करना चाहते हैं तो पहले चार्ज पे जो बकिया तीनों चार्जेस हैं जितनी फोर्स लगा रहे हैं उसको सम कर देंगे वेक्टरली, तो हमारे पास जो है ये नेट फोर्स आ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी फॉलो करती हैं। अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होंगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट होंगी। तो दोनों ग्रेविटी की फोर्स भी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। चार्जेस या मैसेज के बढ़ने से फोर्सेस भी बढ़ जाती हैं। अच्छा, अब इनकी डिसिमिलैरिटीज जो इनमें यानी चीज़ें सेम नहीं हैं उनको हमने डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले कूलम्स फार्मूला, कूलम्स लॉ का वो मुख्तलिफ है, K(Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर है, और ग्रेविटेशन लॉ का जो फार्मूला वो मुख्तलिफ है, G(M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। अच्छा, एक पॉइंट नहीं लिखा, इट इज़ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एंड इट इज़ द फोर्स बिटवीन टू मैसेज। ग्रेविटेशनल फोर्स दो मैसेज के दरमियान होती है और इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के दरमियान होती है। इसके K की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 9 × 10⁹ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इधर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की वैल्यू बहुत कम है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चूंकि इसका K बहुत बड़ा है, अगर K बहुत बड़ा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी बहुत बड़ी, तो इसलिए हमने लिखा इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स ताकतवर फोर्स होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसका G बड़ा वीक है, तो इसलिए इट इज़ अ वीकर फोर्स, ये बहुत कमज़ोर फोर्स है। इसीलिए तो दो जो है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ये फोर्स हमें फील नहीं होती। आप 1-1 किलोग्राम के दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब रख दें तो आपको उनके दरमियान अट्रैक्शन की, ग्रेविटी की फोर्स फील नहीं होगी, इतनी कम है, तो ये वीकर फोर्स है। अगर आप इन दोनों 1-1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छा खासा चार्ज क्रिएट कर देते हैं तो चार्ज के क्रिएट होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगी। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्गर होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स वीकर होती है। इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है। अगर चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अगर चार्जेस सिमिलर नेचर के हैं, यानी दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी। और जो ग्रेविटी की फोर्स है वो जस्ट अट्रैक्टिव होती है, ये रिपल्सिव नहीं होती। अच्छा, इट इज़ अ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। आप दो चार्जेस के दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मीडियम रख दें तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप दो मैसेज के दरमियान कोई चीज़ रख देते हैं तो उनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करती और इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करती है। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आप अपने आप को, आप एक करना नहीं है एक्सपेरिमेंट, ये ना हो कोई एक्सपेरिमेंट करे और फिर बाद में जो है वो मेरे साथ चढ़ा हो। 8वीं या 10वीं मंजिल से एक आदमी जो है वो छलांग लगाता है नीचे, तो वो ज़मीन उसको नीचे खींचेगी ग्रेविटी की फोर्स की वजह से। अब वो आदमी क्या करता है, अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर लेता है,
फिर उसको कोई दूसरा आदमी जो है वो ऊपर से नीचे गिराता है तो ज़मीन फिर उसको अपनी तरफ खींचेगी, वो नीचे गिरेगा। तो ग्रेविटी की फोर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब उस आदमी और ज़मीन के दरमियान बॉक्स हायल हो गया है, लेकिन इसके बावजूद ग्रेविटी की फोर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक आदमी जहाज़ में बैठा हुआ है, जहाज़ के इंजन बंद हो गए तो ज़मीन उसको नीचे खींचेगी। और अगर आदमी वैसे ही है, जहाज़ नहीं है, वैसे ही आदमी जहाज़ से बाहर छलांग लगा दिया उसने बाई सम प्रोसेस, तब भी ज़मीन उसको नीचे खींचेगी। तो इसलिए ग्रेविटी की फोर्स अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोई तीसरा मीडियम, कोई तीसरी चीज़ रख दी जाए तो ग्रेविटी की फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उस पर फ़र्क पड़ता है, वो कम हो जाती है अगर हम कोई इंसुलेटिंग मीडियम दो चार्जेस के दरमियान रखते हैं। अच्छा, उसके साथ इट कैन बी शील्डेड, इलेक्ट्रिक फोर्स के असर से बचा जा सकता है। शील्ड का मतलब महफूज होना। कैसे? आपने गासेस लॉ की पहली एप्लीकेशन में पढ़ा था कि हम टेलीविज़न में, कंप्यूटर के अंदर जो सेंसिटिव कंपोनेंट्स होते हैं, पुर्जे होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको मेटल बॉक्सेस के अंदर जो है वो बंद करके रखते हैं ताकि बाहर वाली जो स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उन पुर्जों को मुतासिर ना करें। क्योंकि मेटल बॉक्स के अंदर या मेटल स्फीयर के अंदर कोई चीज़ अगर बंद कर दी जाए तो अंदर उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, हमने पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के असर से बचा जा सकता है, लेकिन ग्रेविटी की फोर्स के असर से बचा नहीं जा सकता। उसके बाद ये भी है कि इलेक्ट्रिक फोर्स थोड़ी जो है वो शॉर्ट रेंज होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कंपैरेटिवली थोड़ी लॉन्ग रेंज होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो आप जो है वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे। नंबर है 033473174948। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर आपकी कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर दिया करें ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। मैं आज कोशिश करूँगा, मैंने PDF जो है वो नहीं सेंड किए, अब मैं आज इंशाल्लाह कोशिश करूँगा सारे PDF ग्रुप में सेंड कर दूँगा। लेकिन स्टूडेंट्स, उसमें आपने देखा होगा एक दो PDF जो इसके फॉर्मेट हैं उसमें लिखने में एक इंसानी गलती ये नहीं हुई है, वो लेक्चर डिलीवर करते वक्त मैंने आपको जो है वो बता दी थी, तो वो आपने जो है वो जहन में रखना है। PDF में तो आपको बताया नहीं जाएगा, आप सिंपल PDF खोलेंगे, ख़ास तौर पे एक जगह डायमेंशन पे या अम्पेयर के ऊपर इन्वर्ट्स नहीं आना था तो इन्वर्ट्स लिख दिया था मैंने गलती से। वो मैंने लेक्चर जब आप लोगों को पढ़ाया है तो ये रिकॉर्डिंग में मैंने बता दिया था, उस मिस्टेक को क्लियर करवा दिया था, तो वो जहन में रखेंगे। बाकी ऑलमोस्ट ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ज़रूर जो है वो रब्ता करेंगे, अपना फीडबैक दिया करें और कमेंट किया करें इसके ऊपर। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की। कोई स्टूडेंट आप में से अगर किसी को DSLR कैमरा अच्छी तरह ऑपरेट करना आता है तो वो मुझे थोड़ा जो है वो मेरी हेल्प कर सकता है। मैंने कैमरा जो है वो मंगवाया है ताकि आपको वीडियो लेक्चर बाकायदा घर में मैंने जो है वो स्टूडियो भी बनाया है, तो उसमें आपको बोर्ड के ऊपर जो है वो बाकायदा मैं समझाने की कोशिश करूँगा। उसके लिए मुझे हेल्प चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स की जो थोड़ा मुझे गाइड कर दें कि DSLR कैमरा जो है उसको ऑपरेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। तो अगर भी ऐसा स्टूडेंट हो तो मेरे से रब्ता कर ले। 1-2 दिन में इंशाल्लाह मैं खानपुर वापस भी आ जाऊँगा। मेरी तबीयत भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।